आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का क्रिया पर आधारित प्रकरण पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। क्रिया क्या है? श्यामपट्ट पर मैंने पहले से 4 उदाहरण लिखे हुए हैं। इसे हम क्रमशः बारी बारी से पढ़ेंगे। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। श्याम पढ़ता है। मयूर नाचता है। ऐसे हम कई वाक्य पढ़ते हैं जो कि साधारण हैं, समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्रिया शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, रेखा खींच रखी है। तो इसमें महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, इसमें महिलाएं कर्ता है, गा रही हैं क्रिया है। गा रही है, तो गा रही है ये क्रिया गा मूल धातु से बनी है। गाना जिसको बोलते हैं गाना, जो गाना क्रिया है वो उसमें मूल धातु गा है। तो उसमें गा में ना जोड़ने से मूल धातु क्रिया बनती है। धोबी कपड़े धो रहा है। धोना हम सामान्य शब्द बोलते हैं। धोना में धो है वो मूल धातु है। श्याम पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ता में मूल धातु पढ़ है। मयूर नाचता है, तो नाच मूल धातु है। तो मूल धातु क्या है? तो इसको हम परिभाषा के तौर पर लिखेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, गम, लिख आदि। इन्हें मूल धातु कहते हैं। मूल धातु क्रिया का प्रारंभिक रूप है। अब हम क्रिया किसे कहेंगे? तो मूल धातु में ना शब्द जोड़ने से हमारी क्रिया का स्वरूप बनता है। तो अब हम अपने मूल विषय पर आएंगे। क्रिया, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो कि साधारणतया हम सुबह से शाम तक अपने व्यवहारिक जीवन में जो जो कार्य करते हैं, उन सभी कार्यों को ही क्रिया कहते हैं। हम कोई सा भी साधारण वाक्य लिखें, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई क्रिया हमारे द्वारा की जाने वाली आ ही जाती है। तो पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द समूह से किसी कार्य के करने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना,
लिखना, आदि। अब क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा होता है प्रयोग एवं रचना के आधार पर क्रिया। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो माध्यमिक का पाठ्यक्रम उसमें लगभग कर्म के आधार पर क्रिया ही सम्मिलित की गई हैं। पहले भी यही थी, शायद आगे भी यही होंगी। तो हम अब यहाँ पर कर्म पर आधारित क्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कर्म आधारित क्रिया, इसके दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। अकर्मक, अधन कर्म का मतलब है कर्म रहित। इसका मतलब इसमें यह है कि इसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है। इसमें कर्ता एवं क्रिया दो ही होते हैं। कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया को विधेय कहा जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय युक्त वाक्य ही इस क्रिया के अंतर्गत पाए जाते हैं या लिए जाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसकी परिभाषा के तौर पर कि जहाँ वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधे कर्ता पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में से ही लेते हैं, श्याम पढ़ता है। दूसरा वाक्य है मयूर नाचता है। हम जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से काम को करने वाला कर्ता कहलाता है और जो वह क्रिया करता है वह उसका कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर वो पढ़ता है इसलिए यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, यहाँ पर नाचता है इसलिए नाचना क्रिया है। लेकिन कर्ता और कर्म के बीच में नाचने का प्रभाव सीधा मयूर पर पड़ता है क्योंकि कर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म हमेशा अनुपस्थित रहता है। अगला प्रकार है भेद है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। कर्म सहित का मतलब है इस प्रकार की इस क्रिया के भेद में जो वाक्य बनते हैं उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मौजूद रहते हैं। परिभाषा के तौर पर इसको हम लिखेंगे, जहां वाक्य में क्रिया का प्रभाव
कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है। उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के इस भेद में कर्म पाया जाता है। सकर्मक क्रिया, जहाँ वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के इस भेद में कर्म पाया जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे सरिता नाटक देखती है। ये एक हमारा उदाहरण है। इसमें हम देखते हैं सरिता काम को करने वाली है, काम को करने वाली इसलिए ये हमारी कर्ता हुई। देखती है, देखना क्रिया हुई। अब क्या देखा जा रहा है? नाटक देखा जा रहा है। तो देखने का प्रभाव है वो सीधा नाटक पर पड़ता है, सरिता पर नहीं पड़ रहा है। सरिता देख जरूर रही है, लेकिन देखने का काम किसे देखा जा रहा है? वो है नाटक। तो इसलिए यहाँ पर नाटक है वो कर्म है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे बंदर केला खाता है। बंदर केला खाता है, ये एक वाक्य हुआ। यहाँ पर बंदर है, व्याकरण की दृष्टि से ये कर्ता है। केला खाया जा रहा है, इसलिए ये कर्म है। और खाता है, ये क्रिया है। खाना क्रिया है, उसे बना है खाता है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि नाम से मौजूद है सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक कर्म रहित। इसमें कर्म उपस्थित नहीं रहता है, जबकि इस प्रकार के क्रिया के भेद में कर्म उपस्थित रहता है। आगे क्रिया के, अब हम सकर्मक क्रिया पढ़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद पाए जाते हैं। अब लिखेंगे हम सकर्मक क्रिया के भेद। इसके दो भेद हैं। नंबर एक है वो एक कर्मक, और दूसरा है वो द्विकर्मक। यहाँ पर हम सकर्मक के दो भेद देख रहे हैं। कुछ पुस्तकों में ऐसा दिया जाता है कि क्रिया के दो नहीं बल्कि क्रिया के तीन भेद होते हैं। वहाँ पर क्रिया का पहला भेद अकर्मक होता है, दूसरा सकर्मक होता है, और तीसरा होता है वो द्विकर्मक क्रिया का बताया जाता है। लेकिन द्विकर्मक एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए क्रिया का यह तीसरा भेद नहीं हो सकती है। इसलिए सकर्मक क्रिया के अंतर्गत के भेदों में हम दो पढ़ेंगे। पहला है
एक कर्मक। एक कर्मक क्रिया जहां वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है। साधारणतया सभी छोटे वाक्य जो होते हैं लगभग वो सकर्मक क्रिया के होते हैं। जैसे रानी पुस्तक पढ़ती है, ये एक वाक्य है, ये कर्ता है, ये हमारी क्रिया है और ये हमारा कर्म है। तो इस प्रकार के वाक्य जहाँ क्रिया के साथ में एक ही कर्म का प्रयोग हो, वो होते हैं एक कर्मक वाक्य। अब हम पढ़ते हैं दूसरा भेद है इसका, वो है द्विकर्मक क्रिया। जो कि नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब होता है दो और कर्म का मतलब होता है कर्म। जहाँ वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों और एक ही क्रिया हो, वहाँ पर द्विकर्मक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में लिखता हूँ यहाँ पर एक, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत कि इसमें दो प्रकार के कर्म होते हैं। पहला कर्म हमेशा सजीव होगा, दूसरा कर्म हमेशा निर्जीव होगा। जैसा इस वाक्य से हम इसको स्पष्ट करते हैं, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। दी ये क्रिया हो गई, मोहन काम को करने वाला इसलिए कर्ता हो गया। हमने नियम में लिखा कि पहला कर्म सजीव, सोहन एक सजीव है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये सजीव है। दूसरा है कि दूसरा कर्म है वो निर्जीव होगा। तो पुस्तक हो सकता है, फल हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, स्लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो निर्जीव होगी। तो पहला कर्म होता है वो सजीव होता है और दूसरा कर्म होता है वो निर्जीव होता है। अब कभी कभी इस प्रकार से एक उदाहरण देकर के मैंने इस विषय को स्पष्ट करना चाहा है। हम इस प्रकार के अन्य उदाहरण लेकर के भी इस विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। हमें अनेक उदाहरण अनेक पुस्तकों में हमें अलग अलग मिल जाएंगे, वो हमें स्वयं अभ्यास करना होगा। अब मसला ये आता है कि अब हम किस वाक्य को अकर्मक कहें और किस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को हम सकर्मक कहें, यह मसला आता है। इसको हम अब पहचानने का प्रयास करेंगे। तो छोटी सी ट्रिक है, उसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो हम 99% प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। कि अकर्मक क्रिया जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, किसे अकर्मक कहें, तो है इसका उदाहरण नियम है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से पूर्व क्या शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति न हो,
प्राप्ति न हो तो क्रिया अकर्मक होगी। यदि उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण लिया हुआ है, अकर्मक क्रिया में हमने श्याम पढ़ता है। अब श्याम क्या पढ़ता है? मैंने पढ़ना क्रिया से पहले क्या शब्द का प्रयोग किया कि श्याम क्या पढ़ता है। हमें इस वाक्य से इसके उत्तर की प्राप्ति नहीं होगी। वो हिंदी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, वो निबंध पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, या क्या पढ़ रहा है, इसका हमें प्रमाण इस वाक्य से नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये वाक्य अकर्मक क्रिया का है। इसके ठीक विपरीत दूसरा वाक्य हम लेते हैं, यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो सकर्मक। वो कैसे? सरिता नाटक देखती है। हमने कहा कि क्रिया के साथ में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति यदि हमें होती है तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। जैसे सरिता नाटक देखती है, सरिता क्या देखती है, तो हमें उत्तर इसी वाक्य से मिल जाएगा कि वो नाटक देखती है। बंदर केला खाता है लिखा हुआ है, बंदर क्या खाता है? बंदर केला खाता है। इस प्रकार के प्रश्न करने पर हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। एक चलते चलते द्विकर्मक क्रिया के बारे में बता देता हूँ। द्विकर्मक क्रिया के बारे में, क्रिया के साथ में क्या, व, किसको, दोनों से प्रश्न करने पर हमें उत्तर की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने वाक्य लिया हुआ है यहाँ पर, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो पहला वाक्य हम प्रश्न है वो क्या से करते हैं। मोहन ने सोहन को क्या दी या क्या दिया, तो उत्तर में मिलेगा पुस्तक। अगला प्रश्न करते हैं हम किसको से। मोहन ने पुस्तक किसे दी या किसको दी, तो उत्तर मिलेगा सोहन को। इस प्रकार के हमें अनेकानेक वाक्य अपनी पुस्तकों में देखने को मिल जाएंगे। आज इस व्याकरण के ऑनलाइन शिक्षण में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मेरा भैयाओं से एक आग्रह है और अभिभावकों से भी एक आग्रह है कि जो ऑनलाइन शिक्षण विद्यालय से प्रारंभ हुआ है, हमें पता है कि भैयाओं के बाद में कॉपी किताबें नहीं हैं, तो किताबें कॉपियाँ बाज़ार से खरीद लेवें, पुस्तकें पूर्व भैयाओं से खरीद लेवें, तो अधिकांश भैयाओं के पास में कॉपी और पुस्तकों का समाधान हो जाएगा। और प्रतिदिन वीडियो जो आएंगे उसका काम हमें कॉपी में हल करना है और उपस्थिति देनी है। किस प्रकार से? यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स, कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में भैया को अपना नाम और विद्यालय का नाम लिख करके कमेंट करना है। इससे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो में उनकी उपस्थिति होगी, किस भैया ने देखा और किसने नहीं देखा। तो सभी भैया बहन जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं, उनको अपनी अब तैयारी शुरू कर देनी है। जल्दी से जल्दी वो अपनी कॉपी किताबें खरीद लें और अपना काम समयानुसार, विषयानुसार प्रारंभ करें। धन्यवाद। इसी वीडियो के साथ में ये टॉपिक प्रकरण पढ़ने के बाद, ये विषय पढ़ने के बाद में इसी के ठीक अंत में एक PDF भी साथ में जुड़ा हुआ है। उस PDF में जो प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर वीडियो को देख करके, YouTube को देख करके प्रश्नों के उत्तर कॉपी में हल करने हैं और दिनांक अवश्य डालें।